नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आज हम करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मानव संसाधन के विकास के कुछ कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में अभिनव सुधार हेतु मानव संसाधन विकास का विशिष्ट योगदान होता है। मानव पूंजी एक ऐसा घटक होती है जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और विनियोग के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। विकासशील देशों में मानव संसाधन विकास निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण इसमें है कि इसके द्वारा विज्ञान, तकनीक और नवीनतम यंत्र उपकरणों का बढ़ता हुआ प्रयोग संभव होता है, जिन्हें संचालित करने के लिए कुशलता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वर्तमान समय में तकनीकी और प्रबंध का ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। विकासशील देश नवीनतम तकनीकों को अपना रहे हैं। इसके लिए आर्थिक कुशलता और प्रशिक्षण प्राप्त करना भी पहली शर्त है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, विकास के साथ साथ दृष्टिकोण परिवर्तन होता है। मानव संसाधन विकास के द्वारा दृष्टिकोण आधुनिक बनते चले जाते हैं। वह अर्थशास्त्री जिन्होंने मानव पूंजी विनियोग को देश के आर्थिक विकास हेतु आधारभूत महत्वपूर्ण बताया, उनमें बेकर, थियोडोर शुल्ज और मेयर्स मुख्य हैं। प्रोफेसर शुल्ज दिसंबर 1960 में अमेरिकन आर्थिक एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में यह स्पष्ट किया कि मानव पूंजी विनियोग आर्थिक विकास को गति को अधिक करने के लिए, त्वरित करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि मानव संसाधनों पर अल्प विनियोग किया जाए तो श्रम की कुशलता न्यून होगी, उपक्रमशीलता का अभाव होगा तथा सामाजिक संस्थाएं एक न्यून स्तर पर ही कार्य कर पाएंगी। कम विकसित देशों में यह देखा जाता है कि भौतिक पूंजी का अवशोषण क्षमता अल्प होती है, क्योंकि तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों और प्रशिक्षण, श्रम और प्रशासनिक कुशलताओं का अभाव होता है। इन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए जनशक्ति नियोजन किया जाना आवश्यक माना जाता है। जनशक्ति नियोजन उस प्रक्रिया को संसूचित करता है जो आर्थिक और अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मान शक्ति के उपयोग और वितरण के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों को ध्यान में रखती है। संगठन और संस्थाओं का विकास भी सम्मिलित है जो मानव शक्ति कार्यक्रमों को संचालित करें। इसके अलावा कुछ और कारण भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें है मानव शक्ति नियोजन वस्तुतः आर्थिक नियोजन से भिन्न है। आर्थिक नियोजन में पदार्थ व आर्थिक संसाधनों के उपयोग में अनुकूलतम विकास का ध्यान रखा जाता है, जबकि जनशक्ति नियोजन में व्यक्तियों की योग्यता, कुशलता, ज्ञान और प्रेरणाओं का विकास को ध्यान में रखा जाता है। प्रोफेसर हार्बिन्सन के अनुसार जनशक्ति नीति को श्रम शक्ति के वास्तविक या संभावित सदस्यों के विकास, अनुरक्षण व उपयोग को ध्यान में रखता है। इसमें वह समस्त श्रम शक्ति निहित है जो पूरी तरह से उत्पादक कार्यों में रोजगार प्राप्त कर रही तथा कार्य के अवसर नहीं जुटा पाई है। उत्पादक कार्यों में रोजगार प्राप्त कर रही है या कार्य के अवसर नहीं जुटा पाई है। इसी तरीके से आर्थिक रूप से जनशक्ति नियोजन में प्रबंधकीय, वैज्ञानिक अभियंत्रण, अन्य तकनीकी कुशलताओं का विकास एवं समर्थ उपयोग सम्मिलित है, जिससे संगठनों का सृजन, विस्तार और विकास संभव हो सके, उत्पादक सेवाओं, उपक्रम और आर्थिक संस्थाओं की क्रियाशीलता में वृद्धि हो सके। इसमें प्रत्येक मुख्य क्रिया के लिए चाही जाने वाली मानवीय कुशलताओं का निर्दिष्टीकरण और इन आवश्यकताओं के स्वरूप और समय को ध्यान में रखा जाता है। यह विद्यमान संस्थाओं का गहन प्रयोग करती है तथा नई संस्थाओं की स्थापना करती है, जिससे जनशक्ति की वांछित मात्रा में सही समय पर उपलब्ध हो सके, और यह विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के तालमेल पर भी ध्यान रखती है। इसी के साथ हम अब इसका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि इसके क्या महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं, सूचक जिसे हम कहते हैं कि मानव संसाधन विकास के कौन कौन से सूचक हो सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। मानव संसाधन विकास के सूचकों को हार्बिन्सन और मेयर्स ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला सूचक है वह सूचक जो एक देश की मानव पूंजी के स्टॉक का मापन करते हैं। दूसरा वह सूचक है जो स्टॉक में होने वाली सकल और शुद्ध वृद्धि की सूचना देते हैं। इनमें एक निश्चित समय अवधि में होने वाले मानव पूंजी निर्माण की दर सम्मिलित है। एक देश में मानव पूंजी के स्टॉक का मापन करने के लिए निम्न 2 सूचकों को उपयुक्त माना गया है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरीके से शैक्षणिक उपलब्धियों का स्तर भी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि लेवल ऑफ एजुकेशनल
अटेनमेंट को भी इसमें जोड़ा जाता है। इससे अभिप्राय है कि जनसंख्या में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने शिक्षा के निम्न 3 स्तरों को पूर्ण किया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा है, द्वितीयक और माध्यमिक शिक्षा है और तृतीयक और उच्च शिक्षा है, जिनमें से द्वितीयक और तृतीयक इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्च स्तरीय मानव शक्ति के स्टॉक को सूचित करती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि जनसंख्या अथवा श्रम शक्ति के सापेक्ष उन व्यक्तियों की संख्या जो उससे उच्च स्तर के व्यवसाय में संलग्न है। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन और लेबर फोर्स हु आर इन हायर लेवल ऑक्यूपेशंस की बात हम करते हैं कि इनमें वैज्ञानिक हो सकते हैं, अभियंता, अध्यापक, डॉक्टर, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के तकनीशियन, नर्स, चिकित्सा सहायक और फॉरमैन स्तर के प्रशिक्षित व्यक्ति इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। विभिन्न देशों में मानव पूंजी के स्टॉक के तुलनात्मक आंकड़े इन दोनों रूपों में उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए हर्विन्सन और मेयर्स ने द्वितीय श्रेष्ठ उपाय के रूप में निम्न घटकों का उल्लेख किया है। उन्होंने कौन कौन से घटकों का उल्लेख किया है? उन्होंने पहला बताया है कि प्रति 10,000 जनसंख्या में शिक्षकों प्राथमिक और द्वितीय स्तर की संख्या देखना, प्रति 10,000 जनसंख्या में अभियंताओं और वैज्ञानिकों की संख्या देखना, प्रति 10,000 जनसंख्या में चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सकों की संख्या को देखना। इसी तरीके से 5 से 14 आयु वर्ग तक के अनुमानित जनसंख्या में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करे बच्चों का प्रतिशत देखना। इसी तरीके से प्रथम और द्वितीय स्तरों को एक साथ लेते हुए मानव समायोजित नामांकन अनुपात का पता लगाना। इसी तरीके से 15 और 19 वर्ष की आयु की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात के रूप में द्वितीय स्तर में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत ध्यान रखना। 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में तृतीय स्तर या उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों का प्रतिशत देखना। उपयुक्त में पहले 3 द्वारा मानव संसाधन के स्टॉक का आंशिक मापन और अंतिम 4 के द्वारा स्टॉक में होने वाली वृद्धियों का मापन होता है। अब इसकी क्या प्रक्रिया है, मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया और महत्व को हम आगे स्टडी करेंगे। प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात इस चैप्टर में हम लोग करेंगे कि मानव पूंजी को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रत्याशाओं को प्रोफेसर शुल्ज ने निम्न 5 भागों में बांटा है। पहला भाग है कि ऐसी समस्त सेवाएं और सुविधाएं जिससे व्यक्तियों का स्वास्थ्य स्तर, कार्य की शक्ति, क्षमता और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। सभी प्रकार के प्रशिक्षणों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा का औपचारिक संगठन को ध्यान में रखा गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जिसमें कृषि जनसंख्या हेतु विस्तार कार्यक्रम भी सम्मिलित है। नौकरी के अवसरों में होने वाले परिवर्तन तथा इन्हें समायोजित करने में व्यक्तियों और परिवारों की गतिशीलता को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ इसके कुछ और पॉइंट भी हैं कि उपयुक्त समस्त क्रियाएं मानव की क्षमताओं को सुधारने में धनात्मक योगदान देती है। मानव पूंजी वस्तुतः श्रम शक्ति में निहित उत्पादक विशिष्टता है, अर्थात ये श्रम शक्ति की शिक्षा, कुशलता, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर की सूचना देती है। श्रम शक्ति जितनी अधिक शिक्षित, कुशल और स्वास्थ्य और पोषण युक्त होगी, उत्पादकता में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी और उतना ही योगदान भी उसका अधिक और गुणात्मक दृष्टि से संपन्न होगा। मानव पूंजी में विनियोग से अभिप्राय यह है कि श्रम शक्ति की उत्पादक क्षमताओं को अधिक कुशल बनाते हुए शिक्षा के उच्च स्तरों से समन्वित और पोषण प्रदान किया जाए। ऐसा करने में लागत वहन करनी पड़ती है। मानव पूंजी में विनियोग की लागत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या अवसर लागतों में समाहित करता है। मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया और महत्व के कुछ पॉइंट और भी हैं कि इसमें प्रत्यक्ष लागतों से अभिप्राय क्या है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। प्रत्यक्ष लागतों से अभिप्राय है कि स्कूलों के खुलने और शिक्षकों की और अस्पताल के निर्माण और डॉक्टरों की नियुक्ति, तकनीशियनों के प्रशिक्षण, और दूसरी और अप्रत्यक्ष और अवसर लागतों से अभिप्राय उन सभी लागतों से संबंधित है जो स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र में जाने के फलस्वरूप त्याग कर दिया गया है। इसी तरीके से मानव शक्ति नियोजन के द्वारा देश के आर्थिक विकास हेतु प्रभावी योजनाएं निर्मित की जा सकती हैं। उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं में होने वाली मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि मानवीय क्षमताओं की कुशलता और सृजनात्मक स्तर को उच्चतम प्रतिमान तक ले जाती है। इसी तरीके से अगर श्रम शक्ति की बात करें तो श्रम शक्ति की मांग में होने वाली वृद्धि
और इसके समर्थ आवंटन और उत्पादन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मानव संसाधनों का योगदान को समुचित महत्व देकर मानव शक्ति के उपयोग को संभव बनाया जा सकता है। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि मानव शक्ति के उपयोग को निर्धारण करने में कौन कौन से घटक सहायक हैं। तो मानव शक्ति के उपयोग के निर्धारण में गिजबर्ग और स्मिथ की बात हम करेंगे। उन्होंने कुछ घटक बताए हैं और उन घटकों की उपस्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। सबसे पहला इसमें है कि प्रशिक्षित जनशक्ति होनी चाहिए, कि जो भी जनसंख्या कार्य कर रही है वो बहुत अच्छी या प्रशिक्षित होनी चाहिए। दूसरा, मजदूरी की संरचना और नौकरियों के अवसर जो जनशक्ति के आवंटनों को प्रभावित करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से संस्थागत प्रबंध को भी इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है। ऐसे प्रबंध जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशिक्षण, पदोन्नति और रोजगार देने से संबंधित है, उनको भी लिया जाता है। इसी के साथ साथ VKRB राव के अनुसार मानव संसाधन उपयोग के अधीन अर्ध रोजगार और बेरोजगार मानव शक्ति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जो छिपी हुई बचत क्षमता को सूचित करता है। इसी तरीके से इसके कुछ और घटक हैं, उन घटकों को भी हम स्टडी करेंगे। पहला इसमें है शिक्षा और प्रशिक्षण की भूमिका क्या है। रोल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि एक देश में श्रम शक्ति की गतिशीलता और उत्पादकता में सुधार हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और रोजगार के बेहतर अवसरों को प्राप्त करने में कुशलता उत्पन्न करती है। लेस्टर अपनी पुस्तक मैन पावर प्लानिंग इन फ्री सोसाइटी में लिखते हैं कि मानव शक्ति नियोजन के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम कई उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। कौन कौन से उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं उसे भी हम स्टडी करेंगे, कि विभिन्न व्यवसायों के लिए सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसी तरीके से सफ़ेद पोस्ट नौकरियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण, जैसे आशुलिपि हो सकता है, प्रयोगशाला सहायक का हो सकता है, तकनीशियन का हो सकता है, हेल्पर आदि का प्रशिक्षण हो सकता है। इसी तरीके से बदलती हुई रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, व्यवसाय प्रशिक्षण सुविधा वृद्धि के साथ साथ उच्च स्तरों की जानकारी देने वाले कार्यक्रमों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरीके से नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षणों की विशेष सुविधा की बात भी इनके द्वारा की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने जो बताया है वो है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समय अवधि। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन पावर, कि आकस्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए वोकेशनल और टेक्निकल स्कूली पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जाती है, और वरन महाविद्यालयों में भी इस तरह के वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ ही साथ दीर्घकालीन अवधि के नियोजन के लिए आधारभूत शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्रदान करना आवश्यक माना जाता है, और यह ध्यान रखना भी आवश्यक होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम समय और परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित होते रहें, और यह भी आवश्यक है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक होने चाहिए। ऐसे देश जहां संसाधन बहुत सीमित हैं, वहां अल्पकालीन कोर्सेज, सैंडविचेस कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज, ओरिएंटेशन कोर्सेज और सेवा के अधीन प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार चलाया जाना चाहिए कि यह आधारभूत ज्ञान के लिए एक सुदृढ़ आधार बना सके और संकीर्ण विशिष्टीकरण को भी प्रोत्साहन प्रदान कर सके। इसी के साथ साथ प्रोफेसर ब्लॉक की हम बात भी करेंगे। उन्होंने जो है शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा समाज में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं उसको बताया, कि मानव शक्ति के उपयोग के लिए शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के साथ ही उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी लाभ प्राप्त होते हैं। पढ़े लिखे परिवारों में कार्य के प्रति दृष्टिकोण धनात्मक रूप से बदलता रहता है। इसी के द्वारा शिक्षा के द्वारा एक विकास करती अर्थव्यवस्था को प्रशिक्षित जनशक्ति प्राप्त होती है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षा संभावित क्षमताओं और सृजन की प्रक्रिया को बढ़ाती है। ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में खोज और नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देता है। इसी तरीके से शिक्षा सामाजिक अनुशासन को भी बढ़ावा देती है और कल्याण की भावना से प्रेरित होकर स्वैच्छिक रूप से कार्यरत रहने का दृष्टिकोण भी डेवलप करती है। इसी के साथ ही शिक्षा जो है राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखने में प्रेरक भूमिका प्रस्तुत करती है, और शिक्षित जनमानस एक सुदृढ़ और स्थायी नेतृत्व के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति जागरूक बनता है। इसी तरीके से शिक्षा के प्रचार प्रसार के कार्य का अन्य पक्षों को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि मानव शक्ति का उपयोग पूर्णतया और उचित तरीके से किया जा सके। तीसरा और अंतिम इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि श्रम शक्ति की गतिशीलता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोबिलेशन ऑफ
लेबर फोर्स की बात हम इसमें करते हैं कि मानव शक्ति का समर्थ उपयोग तब संभव है जब विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों या अन्य क्षेत्रों में अवसरों के मध्य प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रम शक्ति समर्थ रूप से गतिशील रहे। मानव शक्ति नियोजन और नीति हेतु गतिशीलता में होने वाला विस्तार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। लेस्टर की बात भी हम करेंगे। प्रोफेसर लेस्टर ने के अनुसार श्रम गतिशीलता एक बहुआयामी विचार है। इसके विविध पक्ष समय, स्थान, व्यक्तिगत कुशलता और प्रेरणा से संबंधित है। श्रमिक के द्वारा की जा गई एक गति नियोक्ता, पेशे, उद्योग और भौगोलिक स्थान के परिवर्तन को सूचित करती है। यह गतिशीलता तब स्वैच्छिक होती है जब एक श्रमिक अपने पेशे को इस आशा पर छोड़ता है कि उसे भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मानव शक्ति उपयोग के कार्यक्रम में श्रम शक्ति की गतिशीलता योजनाबद्ध होती है। राज्य या नियोजन अधिकारियों के द्वारा गतिशीलता के दिशा निर्देश नियत किए जाते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि देश भर में रोजगार के अवसरों के बारे में अधिक और बेहतर सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ताकि मानव शक्ति का उपयोग सही ढंग से और पर्याप्त तरीके से किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।